एक बार फिर बम की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए सीएम ऑफिस उड़ाने की धमकी दी गई है। कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटी हुई है। और आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं, बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है। और 6 जून तक अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की धमकी दी गई है। आईडी ब्लास्ट करने की भी धमकी मिली है। तो देखिए, एक बार फिर से बम धमकी का मामला निकलकर सामने आया है। ईमेल के जरिए सीएम ऑफिस और कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी में 6 जून तक अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट और आईडी विस्फोट की चेतावनी शामिल की है। उसमें सूचना मिलते ही पुलिस, साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध ईमेल की तकनीकी जांच अब लगातार जारी है। और इससे पहले भी आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार धमकी भरे मेल मिल चुके हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में कोई विस्फोटक नहीं मिला था। तो देखिए, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले मिले हैं, लेकिन वो केवल अफवाह साबित हुई है। चंडीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई बड़े स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले। ईमेल में स्कूल परिसरों में बम धमाकों की चेतावनी दी गई। साथ ही कुछ भड़काऊ और आपत्तिजनक संदेश भी लिखे गए। धमकी में हरियाणा सीएम कार्यालय का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं। धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस, बम स्क्वाड और साइबर सेल की टीमें जांच कर रही हैं। संदिग्ध ईमेल की तकनीकी पड़ताल की जा रही है ताकि मेल भेजने वाले तक पहुंचा जा सके। जिन स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजे गए हैं, उनमें चंडीगढ़ के कई बड़े और नामी स्कूल शामिल हैं। ईमेल में 6 जून 2026 तक अंबाला से दिल्ली रेल ट्रैक पर आईडी धमाकों की धमकी का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। रेलवे ट्रैक और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब हरियाणा और आसपास के इलाकों में इस तरह की धमकी सामने आई हो। पिछले कुछ महीनों में कई बार स्कूलों को, कोर्टों को और रेलवे को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय और कई स्कूलों को धमकी मिली है। 29 अप्रैल 2026 गुरुग्राम के लगभग 10 निजी स्कूलों को बम की धमकी आई। 24 अप्रैल 2026 पंजाब और हरियाणा में रेलवे को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 2 अप्रैल 2026 पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मार्च 2026 गुरुग्राम के 12 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली। 28 जनवरी 2026 करनाल के 9 और गुरुग्राम के 13 स्कूलों को धमकी मिली। लगातार मिल रही ऐसी धमकियां अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन धमकियों के पीछे कौन है। अगर पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं तो अब तक आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या ये सिर्फ डर फैलाने की साजिश है या फिर किसी बड़े खतरे की चेतावनी? फिलहाल पुलिस और साइबर एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इसी विषय पर देखिए, चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, सबसे पहले तो समझ नहीं आता है कि बार बार धमकियों का दौर लगातार जारी है। पहली बार का ये मामला तो है नहीं, इससे पहले भी तमाम बार ऐसे मामले निकलकर सामने आए। उसके बावजूद कार्रवाई कहां तक पहुंचती है? और यदि कार्रवाई होती है तो इसके बावजूद वो तमाम लोग जो धमकी देते हैं, कितने धड़ल्ले से धमकी देते हैं, खौफ का कोई भी जो माहौल है उनमें देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से धमकी भरे ईमेल्स लगातार आते हैं और सबसे पहले तो इनमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। खालिस्तानी समर्थकों की ओर से ये ईमेल जो है ये भेजा जाता है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है उस तरह से साफ ही जाहिर होता है। और दूसरी ओर पहले हमेशा ही या तो हाईकोर्ट को, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को, पंजाब एंड हरियाणा सिविल सचिवालय को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, मेयर ऑफिस को, सीएम आवास को लगातार इन सरकारी दफ्तरों को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी मिलती थी। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन गया है जिसमें चंडीगढ़ के सभी स्कूल्स को
लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से धमकियां मिलती है। कभी किन्हीं 4 स्कूल्स का नाम होता है, कभी किन्हीं 4 स्कूल्स का नाम होता है। एक समय दिया गया होता है और जिसपे ये धमकी दी जाती है दहशत फैलाने के लिए कि इस समय पर एलईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी, स्कूल प्रशासन में भी, अभिभावकों में, बच्चों में, सभी में दहशत और डर का माहौल जो है वो बन जाता है। और अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी सोचते हैं कि उन्हें भेजें या ना भेजें। इस तरह की दहशतगर्दी जिस तरह से फैलती है, बच्चे भी पढ़ाई पे अपना जो कंसंट्रेशन है वो नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से लगातार चंडीगढ़ में पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। धमकी आती है, वहां पर स्कूल्स के द्वारा प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है, प्रशासन और पुलिस अलर्ट होता है। बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीम्स जो है वो स्कूल्स में चेकिंग करने जाती है, पुलिस की टीमें जो है वहां पर डिप्लॉय की जाती है, लेकिन अंत में किसी भी तरह की कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती है, कोई भी ब्लास्ट नहीं होता है और ये सारी धमकियां जो है ये फेक निकलती हैं। तो ऐसे में अब तक जितनी भी धमकी भरे ईमेल्स आए, चाहे वो हाईकोर्ट के लिए हो, मुख्यमंत्री आवास के लिए हो, स्कूल्स के लिए हो, सचिवालय के लिए हो, सभी जो धमकियां हैं वो फेक निकलती है। लेकिन एहतियात के तौर पर चेकिंग जो है वो हमेशा की जाती है। कभी हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड किया जाता है, कभी स्कूल्स में जो ब्रेक है वो करना पड़ता है, बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है। पूरी बिल्कुल साक्षी, और देखिए इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि बार बार सेम घटनाएं हो रही है, बार बार घटनाएं यहाँ घट रही है, भले वो फेक होती हो, लेकिन खुदा ना खास्ता यदि कभी ये सच साबित होता है तो इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बार बार फेक खबरें हो रही है, तो जो बदमाश है, जो आरोपी है, वो तो धड़ल्ले से इस तरह से फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों में तो काफी ज्यादा डर की स्थिति तो उत्पन्न हो ही रही है। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की, अभिभावकों की, दोनों की मानसिक स्थिति पर इससे बहुत ज्यादा गलत असर जो है वो लगातार पड़ता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन से जब भी बातचीत की जाती है तो वो यही कहते हैं कि वो साइबर टीम के माध्यम से इसके एपिसेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी ईमेल्स का सोर्स क्या है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो कौन है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि बाहर के देशों से बैठकर इस तरह की पूरी चेन जो है ये चलाई जाती है, वहां से बैठकर ये सारे ईमेल्स जो है वो किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें पकड़ पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। प्रॉक्सी सर्वर्स जो है वो इन्हें भेजने में यूज किए जाते हैं, इस तरह के ईमेल्स, जिससे कि उनकी लोकेशन को ट्रेस करना भी कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन जो है अब तक इस पूरे मामले में कोई भी ठोस जानकारी ऑफिशियल तौर पर निकलकर तो सामने नहीं आई है कि आखिर ईमेल्स का सोर्स क्या है, एपिसेंटर क्या है, कहाँ से ये आ रहे हैं, इसकी लोकेशन क्या है, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई ठोस जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है तब प्रशासन और पुलिस के द्वारा यही कहा जाता है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कहाँ से ये ईमेल्स आ रहे हैं, किसकी लोकेशन क्या है, इसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखिए बम से उड़ाने, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देना, यहाँ तक कि ईमेल में खालिस्तान जिक्र होना, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि आखिर बच्चों को डर जो उनमें स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या मकसद हो सकता है बार बार इस तरह से धमकी देना और बच्चों को डराने की कोशिश करने का? जी बिल्कुल, देखिए मकसद तो इसके पीछे क्या है ये तो ईमेल भेजने वाला ही जानता है, लेकिन जिस तरह से ईमेल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है इस ईमेल को कर रहे हैं। क्योंकि आज भी जो ईमेल आया था उसमें इस तरह की भाषा लिखी हुई थी कि चंडीगढ़ बनाएगा खालिस्तान, अपने बच्चों को बचाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बार बार आपको बता रहे हैं, लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। चंडीगढ़ के एक दो नहीं बल्कि आपको बता दें एक साथ कई स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि देखिए बार बार यहाँ पे प्रशासन की ओर से और तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी ओर से कहा जाता है कि ये अफवाह है, केवल अफवाह भर है, डर फैलाने की कोशिश की गई है और लगातार कार्रवाई आगे जारी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब पहली बार ये घटना नहीं है, बार बार जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सवाल यही है कि बार बार धमकी का मकसद क्या है। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए संजीव बिरला, साइबर एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर अशोक कुमार भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, अशोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। सबसे पहले संजीव जी आपका रुख करना चाहूंगी, ये जो बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी विफलता समझे इसको कि बार बार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार धड़ल्ले से? पहले तो मैं मंच पे
सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं कि आपने मुझे इस मौके पे बोलने का मौका दिया। जो आपने ये बात की कि ये सरकार की कुछ खामियां हैं, अभी एक्चुअल में जो क्या है कि सरकार के पास भी थोड़ी सी ये चैलेंज है कि जो ये डेमो फिजिकल जो एड्रेस है, ये मतलब इसमें ग्लोबल बन चुका है अपना, तो फिजिकल एड्रेस जो है वो ट्रेस करना तो इजीली हो जाता है। बट लेकिन उसमें उसी टाइम पे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस जगह पर पहुंचना, और फिर वो क्योंकि जो क्राइम सीन जो होता है तो वहां से हमें जो जानकारियां लाइव मिल सकती हैं, वो थोड़ी सी हमारे को समझना पड़ेगा। पुलिस अभी जो आईओ लेवल का होता है वो थोड़ा टेक्निकल नहीं होता है, और उसको टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वहाँ कुछ जरूरत है। बाकी अभी साइबर जो क्रिमिनल हैं वो भी गलतफहमी में है कि हरियाणा इस मामले में, हरियाणा सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है। अभी पीछे सी डिस्क्लोज मैंने जो अभी पढ़ रहा था, उसके अंदर हरियाणा ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभी। और टेक्निकली अगर मैं उसको बात कहूँ तो वो उन पे और नकेल कसने की तैयारी में है, लेकिन अभी उसको वो पब्लिकली हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसमें कई बातें आई हैं कि वो जो टेक्निकल ग्राउंड पे है उनके लिए वो बहुत ही बढ़िया, और जो कुछ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड, पूरे जो इंडिया के अंदर है, वो जब ट्रेनिंग वो वाली प्रोवाइड करा दी जाएंगी तो जो पुलिस का काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये बिल्कुल जो संजीव जी, आप थ्रेट सही आदमी बात है बोल वो रहे हैं कि उस ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन फिर वही बात है ना कि आखिर कब तक ये ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी होगी ताकि इस प्रकार से इन पे नकेल कसी जा सके। अशोक जी, आपका रुख करूंगी। यहाँ जो स्कूल, बार बार हम स्कूल का जिक्र देखते हैं, ये क्या सॉफ्ट टारगेट बन गया है आतंकियों के लिए? यहाँ पर नई रणनीति का उनकी क्या सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए बार बार स्कूलों का ही जिक्र होता है? देखिए, खाली स्कूल को कहना कि वो सॉफ्ट टारगेट बन गया है वो तो ठीक नहीं है, बट ये है कि यस, एक प्रकार से भय का माहौल, इसमें दोनों बातें हो सकती है। इसके पीछे बड़ा आतंकी नेटवर्क भी हो सकता है और ये किसी की शरारत भी हो सकती है। तो पहले तो हमें अपनी साइबर एक्सपर्टीज से इस बात को क्लियर करना होगा कि ये कॉल जो है फेक हैं, हॉक्स हैं, या ये किसी बड़े नेटवर्क से आ रही है। दूसरा, इवन ये फेक हो, हॉक्स हो, तो भी हमारी अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हमारी ड्रिल पूरी होनी चाहिए, जिससे कि कल को जैसे शेर आया और अचानक एक दिन एक्चुअल में शेर आया, भेड़िया आया, तो फिर हम एकदम से पकड़े ना जाए। तो हमें तैयार भी रहना है। ये हम सभी जानते हैं, ये फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है। ये सब आईएसआई का जाल है जो इस तरह के जो खालिस्तान के नाम पे युवाओं को गुमराह कर रहा है। तो उस जाल को पहले भी आईएसआई ट्राई कर चुकी है 80s में, और अब दोबारा से उस गेम में दोबारा से एंटर करना चाह रही है। तो आई एम श्योर कि हमारा यूथ इस जाल में नहीं फंसेगा। परंतु इस तरह की जो कॉल आती हैं उस पे एक तो अलर्ट होना, दूसरा उसको कोशिश करना उसके तह तक जाना कहाँ से आ रही हैं, तीसरा इवन जो हमारे स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेज हैं, बाकी सब जगह जहाँ पे भी क्राउड होती है, जहाँ भी भीड़ होती है, हमेशा जब भी आतंकवादी टारगेट करते हैं तो ऐसी लोकेशंस को टारगेट करते हैं जहां डैमेज और कैजुअलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए उन जगहों को भी हमें सुरक्षित बनाना जरूरी है। तो वहां पे भी हम बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो थोड़े उनको और पुख्ता करते जाएं, इस बात की जरूरत है। अब संजीव जी देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे खालिस्तान का जिक्र किया गया है, मेल में खालिस्तान का जिक्र है, तो क्या समझा जाए इससे कि खालिस्तान समर्थक नेटवर्क जो है वो क्या फिर से एक्टिव हो चुका है? और यही वजह है कि चाहे शरारती तत्व ही क्यों ना करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर, उनके द्वारा ये जो शब्द है, खासा शब्द जिससे पता चलता है कि डर की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न होगी, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। मैडम, ये जैसे एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, पुलिस उस पैटर्न को बड़े अच्छे से समझती है। ठीक है, जो आपने ये बात बोली, और जैसे अभी डीजीपी साहब ने बोला है अभी कि ये किसी की शरारत भी हो सकती है, हॉक्स कॉल होगी, बस वो मतलब लोगों को एक बार मैसेज डालने का है। तो जो मेरी समझ आती है वो ये लगती है मुझे कि ये बार बार हॉक्स कॉल दे के बीच में कोई वो इवेंट इस तरह का ना कर दें। तो पहले जो सर ने जैसे अभी बात बोली है कि पहले तो वही टेस्ट करना पड़ेगा, किसी ने शरारत की है या एक्चुअल में कोई किसी आईएसआई या किसी का एक्टिविटी, ऐसे किसी की एंटी नेशनल जो है, किसी सोशल इन लोगों की वो इन्वॉल्वमेंट है। पहले तो वो पुलिस जो है उस मामले में जांच करेगी, और पुलिस के लिए अब काफ़ी इजी हो गया है जिस तरह से चीज़ें हैं। पर थोड़ा सा ये है कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, और जैसे ये सारा गेम जो है वो वर्चुअल मशीन से ज़्यादा हो रहा है, जो अभी वो ट्रेल है उसका, वो जो ट्रेस करना है वो थोड़ा सा अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है।
पर लेकिन आजकल टूल आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर ट्रेस तो कर लेते हैं, पर वो जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो थोड़ा सा कुछ चीजें चैलेंज है हमारे सामने, कि उसमें टाइम लग बिल्कुल जाता है, बिल्कुल इतने टाइम अशोक जी, में। मैं भी यही बात कह रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों तक आतंक का जो माहौल है वो पहुंच रहा है। तो क्योंकि देखिए, जो अभिभावक है उनके भी सवाल ये उठते हैं, उनके दिमाग में भी ये चीजें आती, कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर तो नहीं है। और इसी यही वजह है कि बार बार, एक नहीं दो बार नहीं बल्कि बार बार ये धमकियां आती है। ऐसे में डर का माहौल तो जरूर है ही। जी अशोक जी। जी, धमकी आना, खाली धमकी आना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, घटना हो जाना, वो उसके पीछे फिर सभी एजेंसीज का क्या रोल रहा उसकी चर्चा हो सकती है। धमकी आने में तो ये है कि यस, हम जो इसको ट्रैक जरूर कर पाए, कितना भी साइबर में चेंजेस आ गए हैं, तो हमारी भी अपनी साइबर सर्विलेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये धमकी कहाँ से आ रही है, कौन कौन से नेटवर्क से आ रही है। मान लिया वो सर्टेनली सब प्रोक्सी नेटवर्क यूज करते हैं, कोई सीधा सीधा थोड़ी एक सीधी ईमेल से धमकी देगा। तो प्रोक्सी नेटवर्क्स के पीछे भी हमें हो सके जरूरत लगे हरियाणा पुलिस को तो एनआईए की मदद ले। मेरा मतलब है जो बेस्ट साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प लेकर के इसको क्रैक किया जाना जरूरी है कि कौन लोग हैं, पूरा शरारती तत्व हैं। लेकिन वही अशोक जी देखिए, ये प्रॉक्सी नेटवर्क ही सही, यदि कार्रवाई करके यदि इस प्रकार से कार्रवाई करते हुए उनको धर दबोचा जाए, या फिर बार बार में कुछ बार भी यदि कार्रवाई हो जाती, तो कहीं ना कहीं संदेश तो एक मिलता हुआ नजर आएगा ही तमाम वो बदमाशों को जिनके द्वारा ये मैं वही कह रहा हूँ जी। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें इनके तह तक जाना जरूरी है। हाँ। कई बारी मेरे पुराना अनुभव बोलता है कि कई बारी बिल्कुल किसी सिर्फ की शरारत होती है, हाँ। पर वहां तक पहुंचना जरूरी है। और कई बार एक्चुअल में नेटवर्क हो सकता है, टेररिस्ट नेटवर्क जो इस तरह भेज रहा है, और अचानक फिर जब हम लोग हल्के पड़ जाए, तो हमारी तैयारी हल्की पड़ जाए, तो फिर कुछ हमला कर दें। तो हमें ये जो धमकियां आ रही हैं इनकी तह तक जाना जरूरी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो साइबर कैपेसिटी है उसके थ्रू, और हमारे जितना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे हरियाणा पुलिस की हो चाहे एनआईए की हो, उनको यूज करते हुए इन धमकियों की जड़ तक जाना जरूरी है। इसके पीछे कौन है उनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अब क्या लगता है संजीव जी, इस प्रकार से धमकियां यदि आ रही है तो क्या स्कूलों के लिए कोई अब स्थायी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है? क्योंकि अभी तो धमकियां मात्र आ रही है, और खुदा न खास्ता यदि कभी इस प्रकार की घटना कुछ होती है तो उसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत होगी? मैडम, इसमें तैयारी तो देखो हमें करनी ही पड़ेगी, थोड़ी पहले ही रखनी पड़ेगी। और जो जैसे एसओपी की बात की, वो तो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होने चाहिए इस हिसाब से, और थोड़े स्ट्रिक्ट बना के, मतलब क्या है कि उसकी कंप्लाइंस ज्यादा स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। जैसा मेरा मतलब निजी मेरी राय है, इस तरह से समझता हूँ मैं इस चीजों को। बाकी जो हरियाणा गवर्नमेंट है, मतलब मैंने देखा है अभी जो पूरे, अगर इंडिया की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली अगर जो है वो थोड़ा बेटर फुटिंग पे जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इतनी टेक्निकलिटीज हैं कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि जो उसकी जो बारीकियां हैं, अगर हम आईओ को ट्रेन करते हैं तो वो उसमें नई चीज आ जाती है, फिर कोई चीज आती है, फिर उसको वो चीज आ जाती है। तो वो कोई मतलब स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला उसको कुछ चीजें सिखाई जाएं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि क्राइम जो पूरे उस टाइम पे जो है वो ऑन द स्पॉट क्या चल रहा है, स्क्रीन पे क्या चीज आ रहा है, जिस जगह पे रेड की मान लो पुलिस ने जाके देखा, वहां पे उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या अवेलेबल था, कौन सा टूल यूज हो रहा था, क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर थे, वो सारी चीजें मतलब कंबाइन करके ही फिर होता है। तो इसीलिए मतलब कोई एक ये इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस करने की जरूरत है, और उसको स्ट्रिक्टली बना के और स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस करने की जरूरत समझता हूँ मैं इसको ऐसे। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी जी अशोक जी, बोलिए, कुछ कहना चाहते हमें हैं? अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो स्ट्रॉन्ग कर ही लेने चाहिए, हाँ। जितना बेस्ट पॉसिबल है। और इस बहाने हमारी मॉक ड्रिल भी हो जानी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे अपनी तैयारी तो हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो है ये तो श्योर ही है कि हमारा जो दुश्मन है अक्रॉस द बॉर्डर, वो शांत बैठने वाले नहीं है। वो एक्टिव है इसमें, इसके एक नहीं एम्पल प्रूफ्स है हमारे पास। तो वो एक्टिव है, तो इसलिए हमें भी बिल्कुल अशोक जी, क्योंकि वो तो फिराक में रहते हैं। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि अभिभावकों को भरोसा दिलाने के लिए, भरोसे में लेने के लिए तमाम चीजें करने की जरूरत होगी। मैंने कई टूल हमारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं, कई जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल थे, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे, वो अभी कुछ अभी जो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ी है, वो मतलब इजीली भी वल्नरेबल हो चुके हैं। वो एआई वगैरह की जो एंट्रेंस है, अगर अब मैं कहना चाहूँ तो ये चीजें हो गई हैं थोड़ी सी। तो फिर अभी हमें उन जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे कुछ और।
और टूल्स जो है वो पुराने टूल्स की जगह अब नए वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ी सी और चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे हो, वो थोड़ी सी उसमें स्टेट एजेंसी और स्टेट्स का स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो फिर उनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। बिल्कुल अशोक जी, सही बात कहीं ना कहीं संजीव जी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और जो तमाम टूल्स हैं उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बदल रहा है उन टूल्स में भी परिवर्तन लाने की जरूरत तो होगी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वो चैलेंज सिचुएशन के लिए तैयार रहें। अभी जो मीटिंग्स है वो काफी कम होती हैं, जो स्टेट लेवल की हैं आपस में, वो जो है वो थोड़ी ज्यादा होनी जी चाहिए। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अशोक जी बोलिए। ये जो इन्होंने पॉइंट बोला है ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है अगेंस्ट टेररिज्म, उसको पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस और इंक्लूडिंग एनआईए और आईबी, ये सब का कोऑर्डिनेशन में ही होने से अच्छा काम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये बार बार हो रहा है, चंडीगढ़ में घटना भी एक हुई थी अभी, बीजेपी ऑफिस के बाहर उन्होंने ब्लास्ट किया था। तो हमें जो है ना अपनी साइबर कैपेसिटीज को बढ़ाते हुए और इसको क्रैक करना पड़ेगा कि इनके पीछे कौन है। और ये जो सारी स्टेट पुलिस जितनी है तीनों और एनआईए के साथ मिल करके मेरे ख्याल से हमें तेजी से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे इन लोगों को बेनकाब किया जा सके। बिल्कुल। अब संजीव जी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की जो तालमेल है, अब वो तालमेल बहुत अहम रखती है इन मायनों में, खास तौर पर यदि सुरक्षा की बात यदि हम करते हुए यहाँ पे नजर आए तो। क्योंकि देखिए ये सिर्फ अब यहाँ पे दहशत फैलाने की कोशिश नहीं है, डर का माहौल फैलाने की कोशिश नहीं है, देश के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है यदि इस प्रकार से धमकियां हैं या फिर डराने की कोशिश है, डर का माहौल भी यदि उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है तो। मैं ये जरूर स्पष्ट कर दूं कि कई बार इनके पीछे बिल्कुल एक सिरफिरा आदमी निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी की कोई मंशा नहीं होती। हाँ। कई बार ऐसा हुआ है, पर हमें अगर वो वैसा भी है तो भी उससे भी हमें इन्वेस्टिगेट करके उससे भी बता डील देना करने चाहिए की public जरूरत को। है। यस यस, जी, वो संजीव बहुत जी। जरूरी है, जिससे पता तो चले कौन है इनके पीछे। इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है और ट्रैक आउट करना जरूरी है कि कौन कौन दे रहा है धमकियां, फेक दे रहा है, रियल दे रहा है, भविष्य में कभी रियल होने की संभावना है। हम अपनी तैयारी जरूर रखें, किंतु साथ साथ इसको वर्कआउट करें, इस केस को वर्कआउट करें कि धमकी आ कहां से रही है। चाहे कितने भी उसने प्रॉक्सी सर्वर यूज किए हैं, तो हमारी साइबर कैपेसिटी इतनी बेटर होनी चाहिए उन सब के पीछे से जाकर के हम कल्प्रिट को पकड़ सकें कि कहां से मेल इनिशिएट हो रही है, कौन है इनके पीछे। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि देखिए चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी है। स्कूल को उड़ाने की धमकी, कोर्ट को उड़ाने की धमकी, सीएम हाउस को उड़ाने की धमकी, रेलवे ट्रैक्स पर, और यहां तक कि चुनौती दे रहे हैं ना, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4 जून तक, 6 जून तक हम उड़ा देंगे। तो इस तरह से खुलेआम चुनौती देना, भले वो अफवाह ही क्यों ना निकले, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती यहां पे सामने दिखती हुई नजर आ रही है, तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जी मैडम, ऐसे है जैसे यूएस के अंदर जो है अभी कई वो जैसे केस स्टडीज के अंदर ये बात आई है। हाँ। तो उसके अंदर कई बार है कि जो एफबीआई जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है कि यूएस की एफबीआई है, वो उसके जो डायरेक्टर को भी कॉल की, बाद में पता लगा कि वो एक कोई 15 से 17 साल का लड़का ही था। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या है कि जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वो इस तरह से चीजें वो ढूंढ लेते हैं। और जबकि एक बात सोचे, एफबीआई के डायरेक्टर को अगर कॉल आ रही है और ये काफी पुरानी घटना है, तो टेक्नोलॉजी में अगर कोई कोई वो वल्नरेबिलिटी ढूंढ के और वो उस चीज को उसका बेनिफिट उठा लेते हैं कई बार। तो हमारे यहाँ पर जो इंडिया के अंदर बात करें तो वो मतलब इतने सारे टूल, इतने सारे ऐप्स हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है कि वो आपको पता ही नहीं लगता कि आपका डाटा कब चोरी हो गया, कब चीजें होगी। इसीलिए अभी इंडिया में वो जो डाटा डीपीडीपी एक्ट आया है 2023 का, वो बहुत अच्छा स्टेप्स है, उसमें रूल्स बने हैं। अभी उसके अंदर जो एक्ट आया उसकी बिल्कुल संजीव जी, अशोक जी, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे जरूरी है कि चाहे इसके पीछे कोई भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर तरीके से बहाल हो, टूल्स वहां पे और मॉडिफाई किए जाए, ताकि कोई भी इस प्रकार से यदि आपराधिक मामलों में दर्ज होता है, अफवाह के लिए क्यों ना, संदेश मिल सके कि यदि इस प्रकार से आपराधिक मामलों में तुम संलिप्त रहोगे तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, आप अशोक जी, आप दोनों का हमारे साथ इस